हेलो एवरीवन। हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें से 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, मानव पर्यावरण अनोन्नक्रिय उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 ना, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन का एक फिगर देख लेते हैं। ये आपका साउथ अमेरिका का फिगर मैप हो गया। ठीक है, ये जो हरा भरा पार्ट जो दिख रहा है, ये है वो अमेजन बेसिन। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना अमेजन बेसिन ना। तो अमेजन नदी और उसके सहायक नदियों का जो भी क्षेत्र है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। कौन सा भाग? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच वाले भाग है ना। मान के चलिए भूमध्य रेखा हो गया, ऊपर 10 डिग्री हो गया, नीचे 10 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहेंगे ना। ठीक है, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, देखिए ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो देखिए इधर है ना, ये आप पढ़े ना, एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है ना, जो कि यहाँ से ढलकर इधर चले जाती है अंध महासागर में ना। अटलांटिक महासागर का साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, ये देख लेते क्या है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। कहाँ के? स्पेन के कुछ जो खोजने वाले थे, तो अमेजन में जो गया तब वहाँ के आदिवासियों ने क्या आक्रमण किया था ना। तो क्या था देखिए, सिर पर क्या सुरक्षा कवच ना, और क्या घास का स्कर्ट पहने हुए थे। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ठीक है, इसका याद दिला दिया गया जो प्राचीन रोम साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धा की ना, इस वजह से अमेजन इस एरिया का नाम पड़ा ना। आते हैं अब आगे। ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, यह जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलता है, मान के चलिए महासागर अब यहाँ से मिला, तो ये क्या है? नदी यहाँ पे आके सागर में गिरी तो ये मुहाना हो गया। ठीक है, अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। कौन सा? अमेजन के सहायक नदियाँ वगैरह ना। देखिए ये हो गया आपका अमेजन हो गया, ये आपका ब्राज़ील हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये सबसे बड़ा साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील ही है। ठीक है, तो ब्राज़ील देखिए, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, ठीक है, बोलीविया हो गया, इधर से आ गया। थोड़ा थोड़ा इधर भी देखिए सटा हुआ है, गुआना, सूरीनाम। ठीक है, अब देखिए सहायक नदियाँ क्या होती है। तो सहायक नदियाँ जो है यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है, मतलब एक बड़ा नदी होगी। ठीक है, अब यहाँ से छोटी नदियाँ इधर उधर से छोटी छोटी मिली तो इसको सहायक नदियाँ बोलते हैं। जो छोटी नदियाँ क्या है, बड़ी नदी में जाकर मिली ना। ठीक है, तो ये अपने सारा जल किसको दे देती है? बड़ी नदियों में जाकर अपना जल गिरा देती है। ठीक है, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। मतलब मुख्य नदियाँ, सहायक नदियों में जितना पानी लग गया उस क्षेत्र से, तो क्या उसको कहेंगे? जल संग्रह क्षेत्र ना। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन बेसिन ना। और सबसे लंबा नदी नाइल नदी, सबसे यानी नील नदी ना, और सबसे बड़ी तो अमेजन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ की जलवायु पढ़ेंगे ना।
अमेजन के आसपास के जलवायु पड़ेंगे। तो यहाँ के क्या है, पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है ना, कहाँ अमेजन के ना, क्योंकि देखिए एक तो भूमध्य रेखा के आसपास ही है, तो वहाँ पे धूप अधिक पड़ेगा, वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो बादल भी ज़्यादा बनेगा, और जब बादल ज़्यादा बनेगा तो बारिश भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ के धूप रहने का गर्म भी रहेगी और नम जलवायु रहेगी ना। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। ठीक है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। क्या पढ़ते, हम लोग पढ़े थे ना कि भूमध्य रेखीय जो भी उसके आसपास प्रदेशों में क्या प्रतिदिन बारिश होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। प्रतिदिन बारिश होती है बिना चेतावनी के ना, मतलब दोपहर होते होते धूप पूरा के तेज रहती है, उस समय बादल बन जाता है, बादल भारी होते हैं, सेकंड हाफ पे वर्षा हो जाती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होती है। दिन का तापमान उच्च होता है और आर्द्रता अति उच्च होता है ना, मतलब शरीर चिपचिपाहट ज़्यादा रहेगी। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है अधिक। अब वर्षा वन देख लेते हैं अमेजन का। तो अमेजन का क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाया जाता है ना, तो वर्षा हमेशा होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, सदाबहार वन पाएगी। तो और सदाबहार वन का एक खासियत क्या है, वहाँ सघन वन होती है ना, क्योंकि पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, और सदाबहार वन में सूर्य की रोशनी धरातल पर भी नहीं पहुँच पाती है ना। देखिए सघन वन होते हैं ना, वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है ना, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है ना। अब वहाँ से मान के सूर्य की रोशनी धरातल पर पड़ेगा नहीं तो क्या होगा, वहाँ नमी रहेगा ना जमीन में। ठीक है, यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि देखिए और धरातल पर तो छाया है तो वही पौधे आगे बढ़ सकते हैं, मतलब वहाँ पे वृद्धि होगा जिनमें छाया में बढ़ने की कैपेसिटी हो। ठीक है, परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं ना, परजीवी पौधों के रूप में। ठीक है, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। क्या, टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षिति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़े चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ, अमेजन में। देखते टुकन, टुकन पक्षी का फिगर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रोमीलाइड, ये शब्द है यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं ना, ब्रोमीलाइड। देखिए बंदर, स्लॉथ एवं चींटियां खाने वाले टैपिर भी पाया जाता है। टैपिर क्या है, चींटी खाने वाला जानवर है ना, ये चींटिया का घर होता है, दीमक वमक सब खाता है। सांप एवं सर्प की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। अमेजन में ही क्या है, एनाकोंडा पाया जाता है ना, विश्व का सबसे लंबा सांप। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोया कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या हजारों कीड़े मकोड़े यहाँ पाए जाते हैं ना। ठीक है, मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। मांस खाने वाले मछली है ना, पिरान्या, मत्स्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्षा वन के निवासी। अब वर्षा वन, अब यहाँ के निवासी कैसे हैं, तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। ठीक है, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि यहाँ की महिलाएं क्या, महिलाएं फसल का ध्यान रखती हैं। ठीक है, वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो फसल का ध्यान कौन रखते हैं, महिलाएं। अब शिकार कौन करते हैं, पुरुष। ठीक है, अब देखिए ये सब उगाते हैं क्योंकि मछलियाँ या शिकार मिलना अनिश्चित होती हैं। शिकार हमेशा नहीं हो पाएगा, मछलियाँ भी नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए फसल का उगाना जरूरी है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। ठीक है, वे कर्तन एवं
दहन कृषि पद्धति करते हैं। मतलब जंगल पहले काटेगा, जंगल का सफाई किया, उसके बाद सफाई करके वहाँ पे एक क्यारी बनाएगा, जो भी हो फील्ड हो जाएगा खाली, तो वहाँ पे कोड़कर अपना खेती करता है। ठीक है, इनका मुख्य आहार मिनियोक है। किसका मुख्य आहार है? अमेजन वाले, तो जो अमेजन जंगल या अमेजन के आसपास के निवासियों क्या है? मुख्य आहार है मिनियोक। ठीक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ठीक है, कसावा किसे कहते हैं? मिनियोक को। ठीक है, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, ये है ना कसावा। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं वहाँ के रहने वाले लोग ना। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। कहाँ? अमेजन के पास ना। अब देखिए, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करता है, मतलब जंगल का सफाई करता है। ठीक है, उसके बाद जला उला कर वो राख उसी में रह जाएगा। उसके बाद मिट्टी की खुदाई करता है ना। ठीक है, जो राख होता है क्या? मिट्टी के पोषक तत्व बना के रखती है ना। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा होती है, मतलब उर्वरता उसमें ज़्यादा रहती है, तो फसल उसमें पैदावार अच्छा होता है ना। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। तो इस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होने लगेगा, फसल कम उगने लगेगा, तो ये इस एरिया को छोड़कर दूसरे जगह इसी तरह को जंगल काट के फिर वहाँ पे यूज करते हैं ना। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। मान के चलिए इस एरिया को छोड़ के चले गए, तो आने वाला 5-10 साल बाद यहाँ भी जंगल हो जाएगा, फिर आएगा, फिर काटेगा, फिर आग लगा के फिर यहाँ पे खेती करेगा। ठीक है, इसी तरह इन लोग खेती करते हैं ना। इस पद्धति को क्या बोलते हैं? कर्तन एवं दहन। पहले काटा, उसके बाद दहन किया, जलाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ियां प्रदान करते हैं। मतलब वहाँ पे क्या है, सदाबहार वन में पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ भी ज़्यादा मिलेंगे ना। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाले छप्पड़ के घरों में रहते हैं ना, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। अब देखिए, मलोका क्या है? बड़ा अपार्टमेंट जैसा घर है ना, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, इस तरह से ना मलोका कहते हैं। और यहाँ पे क्या था? कसावा या मिनियोक एक आहार हो गया, मुख्य आहार हो गया अमेजन के निवासियों का ना। अमेजन बेसिन के लोग का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है ना। ठीक है, जैसे 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। जैसे ही ट्रांस अमेजन महामार्ग बना, रोड बना, तो वहाँ क्या उस वन के आसपास के एरिया में क्या कनेक्टिविटी हो पाया ना। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है ना, क्योंकि इतना सघन घना जंगल है कि वहाँ पे रास्ता भी बनाना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो वहाँ की ज़मीन एकदम नमी रहती है ना। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहाँ वे अपनी पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई जंगल है, यहाँ पर रास्ता बन गया, तो यहाँ वाला जो भी जनजाति, जो भी यहाँ के निवासी होंगे, तो वो दूसरी जगह जाएंगे ना। विकास की गतियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अब वहाँ जंगल कटाई होगा तब क्या हो जाएगा? वहाँ खाली होगा ना, मृदा अपरदन होगा, भूस्खलन हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या वहाँ पे हो जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पे विविधता चेंज होती चली जाएगी। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। प्रति वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में जंगल कट रही है, वो है ना, जिस कारण क्या है, बहुत सारे जनजाति हैं, प्राणी और पेड़ पौधे के प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। अब आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अभी हम लोग पढ़े दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन का जीवन, अब पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का ना। तो देखिए, उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है बेसिन ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन ना। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक है ना नदियां, तो एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन से हैं? इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन का मुख्य विशेषता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। इधर से गंगा गई, ठीक है, गंगा यमुना, बाकी इसकी सहायक नदियां भी हो गई। ठीक है, यहाँ तक गंगा जा रही है इधर तक, और इधर से आए आपका
ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ अरुणाचल से ऐसे घुमा, ऐसी सहायक आसपास क्या आगे मिलेगी तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला जो हरा हरा पार्ट है क्या बना दे रहा है, क्या ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का है ना बेसिन है, ठीक है। अब देखिए मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील ना ऑक्सबो लेक भी पाई जाती हैं। क्या होता है जब मैदानी भाग में इसी तरह से नदियाँ बनाती है ना सांप जैसा, तो जिस कारण ऑक्सबो लेक का निर्माण हो जाता है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, ठीक है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की जलवायु कैसी है, मानसूनी है ना, जो कि मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंड होती है, ठीक है। अब देखिए मैदानी इलाके में बताए थे, एक बार पढ़े थे हम लोग तो, कि मैदानी इलाके में सघन आबादी पाई जाती है। रीजन क्या था वहाँ, एक तो खेती करना आसान हो जाता है ना, खेती करना सिंचाई करना आसान होता है। वहाँ की मिट्टियाँ ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है, उपजाऊ ज़्यादा होती है ना, जिस कारण वहाँ सघन बस्ती पाई जाती है। देखिए आगे तो मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अतः यहाँ क्या जनसंख्या घनत्व सॉरी जनसंख्या घनत्व अधिक होती है ना, क्योंकि यहाँ देखिए मिट्टी उपजाऊ होगा, मिट्टी जब उपजाऊ होगा समतल भूमि होगा तो इस तरह का कृषि के लिए ज़्यादा अनुकूल जलवायु मिलेगी ना, तो वहाँ पे पैदावार ज़्यादा होगा। जैसे देखिए धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की धान प्रमुख फसलें हैं ना। धान के अलावा भी और फसलें हैं ना, जैसे देखिए गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा भी है ना। अब देखिए धान के मुख्य फसल होने के रीजन क्या है, धान के लिए पर्याप्त जल भी मिल रहा है ना, जल की आवश्यकता जरूरत है, जिस कारण उनका जल मुहैया मिल जाती है, अधिक वर्षा होती है, सिंचाई भी हो जाता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में जल मिलती है, जिस कारण धान की खेती अच्छी से होती है। उसके अलावा गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा भी होते हैं ना। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल भी उगाया जाता है, ठीक है। केले के बागान मिलेंगे, पश्चिम और बंगाल और असम के क्या चाय के बागान मिलेगा इसमें। बिहार एवं असम में कुछ भागों में क्या सील के कीड़ों का संवर्धन होता है ना, सील का उत्पादन होता है, जैसे बिहार का भागलपुर हो गया। अब देखिए जनसंख्या घनत्व देखिए बेसिकली क्या होता है ना, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले की संख्या मान के चलिए ना। अगर वैसे पूरा देश के हिसाब से देखें तो देश का क्षेत्रफल हो गया यानी एरिया हो गया, और नीचे पॉपुलेशन हो गया, टोटल पॉपुलेशन, तो इसको मिला के जनसंख्या घनत्व बन जाता है, ठीक है। देखिए उदाहरण के उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का क्या है 1029 है। अब बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 1102, ठीक है, ये याद रखिएगा। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए गंगा का मैदान कहाँ, हिमालय से निकलेगा, मैदानी इलाका में भी जाता है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, शाखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं ना। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है, ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाया जाता है ना। अब एक बार इस फिगर में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर वाला जो हिमालय रीजन में हो गया, यहाँ पर तो शंकुधारी वृक्ष मिलेगा ना, और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के इस पे आसपास जो क्या है पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। इधर थोड़ा सागवान वगैरह मिलेगा, सबको मिलेगा, पीपल मिलेगा, ठीक है। इधर बांस का मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए इस बेसिन के आसपास क्या विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है ना। एक सींग वाला गेंडा का फेमस कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए डेल्टाई क्षेत्र में बंगाल टाइगर वहाँ पाया जाता है, मगर घड़ियाल भी पाए जाते हैं ना। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे रोहू, कतला एवं हिल्सा। ये सब मछली की प्रजाति है ना, रेहू, कतला और हिल्सा सबसे लोकप्रिय प्रजाति है, ठीक है।
जो यहाँ के नदियों के साफ पानी में या झीलों में पाए जाते हैं ना। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है, आप बंगाल में जाएंगे तो माछ भात फेमस है ना, मछली चावल, क्योंकि चावल का उत्पादन ज़्यादा है, मछली भी इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, जिस कारण वहाँ का मुख्य आहार बन जाता है। जो चीज़ हमें इजीली मिल जाता है वहाँ का मुख्य आहार या मुख्य जो भी चीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढालों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ठीक है, ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। देखिए होता क्या है ना, कैसे बताएं, हाँ यहाँ देखें, ये रहा आपका ढाल, इस तरह से ढाल, इस ढाल को ऐसे ना कर हम इसको ऐसे कर थोड़ा काट क्यारी करे बना देंगे तो क्या होगा, यहाँ आसपास इस वाले एरिया में क्या पानी जब स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पानी डायरेक्ट ना आकर धीरे धीरे उतरेगा तो यहाँ पे आराम से इस वाले पार्ट में खेती हो जाएगा ना। ठीक है, जिसको सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है ना। ठीक है, ये नॉर्मल डॉल्फिन से छोटी थोड़ी होती है और इसका कलर होता है मटमैला कलर होता है, उसी गंगा के जैसे पानी उसी टाइप का दिखेगा। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ठीक है, रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। जहाँ पे जल का प्रदूषण ज़्यादा हो गया वहाँ से ये डॉल्फिन अब विलुप्त हो गई है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को क्या स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। अब ये नदी है, एक बार पढ़े थे हम लोग ना कि नदियों के किनारे सब सभ्यता पाई गई, बस्तियां पाई जाती है ना। अब देखिए इलाहाबाद गंगा नदी, कानपुर ये भी है, वाराणसी, लखनऊ, पटना ये सब क्या है गंगा नदी के किनारे। कोलकाता भी है, कोलकाता हुगली नदी बेसिकली हो जाती है ना, जहाँ क्या पाया जाता है, जैसे 10 लाख से अधिक आबादी पाए जाते वाले शहर है ये। कौन सा, कलकत्ता हो गया, कौन सा इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इसको बनारस भी बोल सकते हैं, लखनऊ, पटना। ठीक है, तो ये गंगा किनारे बसने वाले क्या है आबादी वाले शहर है। ठीक है, क्या गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बह कर क्या नदी में जाता है, जिस कारण यहाँ पर नदी का प्रदूषित हो जाएगा नदी। अब लगातार इस तरह से गंदगी निकलते जाएगा तो दिन पर दिन प्रदूषण और बढ़ गया है ना नदियों का। देखिए नमामि गंगा का संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब यहाँ देखते हैं, पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम है। प्रयाग ना, प्रयाग में क्या है, गंगा और यमुना का संगम है। ठीक है, जिसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप भी है नदी किनारे ना। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम की काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या है, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है, ये सब इस नदी बेसिन के आसपास है ना। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना। देखिए टूकन क्या है, टूकन एक प्रकार का पक्षी है जो अमेजन वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, मिनियोक भोजन है ना, प्रमुख प्रकार का भोजन है जो अमेजन बेसिन वाले लोग खाते हैं ना, वहाँ के अमेजन है मिनियोक ना। कोलकाता किस नदी, हुगली नदी, क्योंकि गंगा जब निकलती है तो गंगा यहाँ पे फरक्का के पास 2 भागों में बढ़ जाती है। गंगा चल जाती है बांग्लादेश की तरफ, एक कलकत्ता है ना पश्चिम बंगाल की तरफ हो जाती है, तो इसी को हुगली नदी बोला गया। ठीक है, देवदार एवं फर किसके प्रकार के, शंकुधारी वृक्ष के प्रकार है। शंकुधारी वृक्ष पहाड़ों जैसे ऊपर इस वाले एरिया में पाया जाएगा ना। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।